वो तो इसके प्रावधान, वो तो इसके प्रावधान हो गए। देखो सुनो, एक मिनट सुनो, 42वें संविधान संशोधन का मतलब ये है कि ये 42वें नंबर का संशोधन था। हाँ ऐसे है ना, मतलब पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, इस तरीके से, और अप्रॉक्स 105 संशोधन अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है अभी, है ना, तो लगभग इतने हो चुके हैं। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ईयर कौन सा था, 1976, यानी कि इमरजेंसी के समय में ही, यानी कि इमरजेंसी के समय में ही क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि जब जैसे 1971 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो समाजवादी नेता थे राजनारायण, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती दे दी थी, याचिका डाल दी थी, जब इंदिरा गांधी के 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया था, है ना, बताया था मैंने कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैधानिक घोषित कर दिया था। उसका मतलब ये था कि वो कानूनन अब संसद की सदस्य नहीं रहेंगी। तो फिर ये देखा कि संसद ने बताओ कि अभी एक तरह से कि प्रधानमंत्री के चुनाव को ही चुनौती दी जा रही है। तो इसमें फिर ये वैसे जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत सारे बदलाव किए गए थे इस समय संविधान में, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो और सबसे जो बड़ा प्रावधान था इसमें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहले तो दे दी थी, लेकिन अब इसमें प्रावधान क्या कर दिया कि या तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वो चुनौती नहीं दी जा सकती है कि भाई चुनाव में गड़बड़ी हुई है या कुछ इस तरीके से हुआ है, तो इसमें ये प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब जैसे प्रधानमंत्री बन गया कोई तो उसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई चुनौती दी जाए कि जी इनके चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ये गलत तरीके से प्रधानमंत्री बने, इस चीज़ को लेकर हम कहाँ कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसे सीधी सी भाषा में ये समझो, समझ गए, है ना। और क्या हुआ था कि जो विधायिका का कार्यकाल होता है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष करना था। कितना करना था, 6 वर्ष करना था। ठीक, 6 वर्ष। हाँ, इसमें 2 ही प्रावधान ये दे रखे हैं, इसलिए फिर चुनाव 1 साल स्थगित कर दिए गए थे। चुनाव क्या हो गए थे, 1 साल स्थगित कर दिए गए थे। ठीक, फिर बाद में चुनाव कब हुए थे, 1978 में, 1978 में, है ना। अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो ईयर पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इमरजेंसी के समय ही 1976 में। ठीक है, और इसमें प्रावधान लिख लो, ये प्रावधान पूछ सकता है ना। प्रावधान या संशोधन, है ना, प्रावधान या संशोधन, क्या किया गया इसमें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को, पद के निर्वाचन को अदालत में, अरे बात ना करो, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो और देश की विधायिका
देश की विधायिका के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल करना, 6 साल 6 साल करना। ठीक है, इतना ही याद रखना है तुम्हें इसमें, है ना। बस बस बस। सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपातकाल के सबक, है। हाँ मेरी भर गई है, तू जो एक ही तो अभी ये सुनो, ये उसमें कल परसों परसों खत्म हो पाएगा। सुनो, उसमें ना सिक्योरिटी वाला जो सुरक्षा वाला उसे नहीं देंगे हम, उसमें जो फर्स्ट बुक में सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर रह गया है ना, उसे नहीं देंगे, इसे ही कराएंगे बस, है ना। मतलब जो सिलेबस है इसका, हाँ सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको, उसमें भी डाल दूंगा। इसमें 8 चैप्टर है, 8 में से 6 हो गए, मतलब अब 6 हो जाएंगे। 8 में से 6, इसमें से 6 चैप्टर देंगे और उसमें से 5 देंगे, 4, उसमें से 4 होंगे शायद, क्योंकि जो सुरक्षा वाला है उसे रहने देंगे, उसमें से वो छोड़ देंगे, नहीं उससे पेपर में नहीं देंगे, समझे। सर सिविक्स का पेपर आखिरी में डाल दिया, इन लोग पेपर पहले डाल दिया। सिविक्स का पेपर लास्ट में रखा 23 तारीख, लेकिन चेंज करेंगे क्योंकि उसमें गलती है। अब तुम्हें तो देना ही नहीं है, तो तुम्हें क्या चिंता करनी है, हैं? आपातकाल के सबक क्या है? है ना, मतलब एक तरह से आपातकाल से हमें क्या सबक मिले, आपातकाल से हमें क्या सबक मिले, ठीक है। जो अरे आपस में बात मत करो, आपातकाल में एक तरह से लोकतंत्र की कमजोरी और शक्ति, लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों उजागर हो गई, लोकतंत्र की कमजोरी और ताकत दोनों उजागर हो गई, है ना। लोकतंत्र की कमजोरी में यह था कि आपातकाल के दौरान एक तरह से क्या, हाँ भारत की मतलब बहुत सारी चीजों को सरकार के द्वारा छीना जा सकता है, एक तरह से लोकतंत्र की कमजोरी थी, है ना। और ताकत ये बाद और फिर जो पर्यवेक्षक थे उस समय के, उनको ये लग रहा था कि अब शायद लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, अब लोकतंत्र जैसे पहला था वैसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भारत का चरित्र एक तरह से वो लोकतांत्रिक है, वो कैसा है, लोकतांत्रिक, है ना। लोकतांत्रिक चरित्र किससे क्या मतलब है उसका, हाँ सारी शक्ति लोगों में है और सबको साथ लेकर चलने की हमारा चरित्र, सबको साथ लेकर चलना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो जैसे आपातकाल लगा था, आपातकाल समाप्त होने के बाद में जो सारे कामकाज थे वो बाद में पटरी पर आ गए थे, बाद में किस पे आ गए थे, पटरी पर, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से काम होने लग गए थे, ठीक है। तो इस बात से ये पता लग गया था, इस पहला सबक हमने क्या लिया उससे, आपातकाल से, कि यहाँ भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है ना, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है, मतलब लोकतंत्र यहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है। दूसरा सबक हमने ये लिया कि आपातकाल के जो प्रावधान थे, आपातकाल के जो प्रावधान थे अभी तक ये थे कि अंदरूनी अगर गड़बड़ी होने की आशंका है, अंदरूनी गड़बड़ी होने की अगर आशंका है तो सरकार आपातकाल लगा सकती है। मतलब जयप्रकाश नारायण ने जैसे रामलीला मैदान से अपील की थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेना है
है ना, और लोग हैं वो सरकार की बातों को ना माने, उनकी अवहेलना करें, उनकी अवहेलना करें। तो इससे लग रहा था कि देश की आंतरिक शांति या जो काम है वो ठप हो जाएंगे, तो आंतरिक गड़बड़ी होने की आशंका है। इसी आशंका के चलते इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। लेकिन ये ग्राउंड देखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई ये ग्राउंड सही नहीं है, इस ग्राउंड को बदला गया कि आंतरिक गड़बड़ी से मतलब ये है कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होगा, अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होगा तो उसको आंतरिक गड़बड़ी माना जाएगा, वरना तुम केवल के सरकारी लोग ठप वो मतलब वो कामकाज ना करें तो इन आधारों पर आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। तो मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आपातकाल का जो ग्राउंड था, आधार था, वो बदल दिया गया। वो क्या किया गया, बदला गया। बदला क्या गया कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होगा तब आपातकाल लगा सकते हो आप। और एक प्रावधान किया गया कि जो आपातकाल लगा रहे हैं तो उसका मंत्रिमंडल को लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा, कि बाद में तुम राष्ट्रपति पर ही आरोप न लगा दो कि इन्होंने लगाया, हमारी कोई हम नहीं चाहते थे, है ना। इसलिए मंत्रिमंडल को अगर आपातकाल लगाना है तो राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा। मंत्रिमंडल लिख के दे किसको, राष्ट्रपति को, कि आपातकाल लगाया जा रहा है ना। 1975 का आपातकाल में मंत्रिमंडल से कोई सलाह ही नहीं ली गई थी, वो तो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था एक तरह से, है ना, समझ गए। ये और तीसरा जो सबक था वो ये था कि आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गया, अधिकारों के प्रति, कि लोकतंत्र ने यानी कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं उनको जानने के प्रति क्या हो गया, ज़्यादा सचेत हो गया। ठीक है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई, कि भाई जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं जो आपातकाल के दौरान छीन लिए गए थे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये किसने काम किया, न्यायालयों ने। ये किसने, न्यायपालिका ने। ठीक है। तो न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी, उस समय नहीं कर पाई थी। इससे महसूस करके वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों को कई संगठन वजूद में आए कि भाई आपातकाल के समय नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं जो छीने जा सकते हैं, मतलब गाइडलाइन दी, है ना। बाद में क्या किया गया, गाइडलाइन दी गई। कितने सबक हो गए, 3। कितने हो गए, 3 सबक हो गए। ठीक है, 3 सबक को लिख लो पहले इसे। पहला लिखो, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है ना। फर्स्ट क्या है, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। ठीक है, भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है, ऐसे ही लिख लो, है ना, एरो वैरो मतलब क्या बनाओ। ठीक है। दूसरा, अंदरूनी आपातकाल सिर्फ अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है, स्थिति में लगाया जा सकता है। ठीक, सशस्त्र विद्रोह, है ना। और आपातकाल की घोषणा की सलाह, आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मंत्री, ठीक है, लिखित में दे। ये दो हो गए। और तीसरा, नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। नागरिक क्या कुछ नहीं कही ना, मंत्री गलत है ना, नागरिक अधिकारों के प्रति है ना सचेत। अरे सुनो, बस बस बस, चुप रहेगी। है ना, नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। ठीक है, ठीक। अदालतों ने नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। अदालतों ने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, है ना। 100 नंबर नहीं लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं, 100 नंबर लाने हैं तुम सबको, समझ गए? इसलिए 100 नहीं आएंगे। 95 ले आई हो। ठीक, ये आपातकाल के 3 सबक थे। चलो बंद कर दे इसे।